तो एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मिनी अटेम्प्ट ई क्लासेस चैनल पर। जैसा कि आप जानते हैं, मैं आपके लिए इम्पोर्टेंट लेक्चर्स जो स्टूडेंट नीट की तैयारी कर रहे हैं, नर्सिंग का कोई कोर्स कर रहे हैं या मेडिकल का कोई कोर्स कर रहे हैं, उन सभी के लिए एनाटॉमी फिजियोलॉजी के लेक्चर्स लाता रहता हूँ। तो उसी सीरीज को आगे हम बढ़ाने वाले हैं और एक नई शुरुआत हम कर रहे हैं कि एनाटॉमी फिजियोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर से लेकर के और लास्ट चैप्टर तक, दैट मीन्स सेल से लेकर के, क्योंकि हमारी बॉडी की स्टार्टिंग या बॉडी का फॉर्मेशन ही सेल से हुआ है, सबसे छोटी इकाई ही सेल है। तो सेल से लेकर के और ऑर्गन सिस्टम तक हम पूरा का पूरा कंप्लीट एनाटॉमी फिजियोलॉजी का कोर्स यूट्यूब पर हम करने वाले हैं, जो कि टोटली फ्री रहेगा। तो ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट के साथ में शेयर करिए और मिनी अटेम्प्ट ई क्लासेस को अपने दोस्तों के साथ भेजिए। तो क्लास की शुरुआत हर बार की तरह एक पॉजिटिव थॉट के साथ में हम करेंगे, जो आपकी स्क्रीन पे आ रहा होगा। अगर आप अपनी गलतियों से सीख लेते हैं तो गलतियां आपके लिए सीढ़ी हैं। देखिए, गलतियां क्या है कि जैसे कि आपने एग्जाम दिया और एग्जाम देने के बाद में आपको पता चला, क्लास टेस्ट आपने दिए, उसमें आपको पता चला कि मेरे क्लास टेस्ट में इस टॉपिक में ये कमियां रह गई हैं। तो उसको आप एक सीडी की तरह यूज कर सकते हैं। कैसे? उस गलती को सीख करके, उस गलती को सुधार करके आप आगे बढ़ सकते हैं और अपने फाइनल एग्जाम में बहुत अच्छी परफॉर्मेंस कर सकते हैं। तो हमेशा याद रखिए, अपनी गलतियों से हमेशा सीखें, डरे नहीं, घबराएं नहीं। तो चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं सबसे बेसिक टॉपिक, पहला चैप्टर एनाटॉमी फिजियोलॉजी का, जिसका नाम है सेल। सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। मतलब हमारे शरीर का निर्माण, सबसे छोटी इकाई सेल से मिलकर के हुआ है। हमारे शरीर का निर्माण किस तरीके से हुआ है कि सबसे पहले जो छोटी छोटी या बहुत सारी सेल मिलकर के टिश्यू बनाती हैं। क्या बनाती हैं? टिश्यू बनाती हैं। और कई सारे टिश्यू, ग्रुप ऑफ नंबर ऑफ टिश्यू मिलकर के क्या बनाते हैं? ऑर्गन बनाते हैं। और ग्रुप ऑफ ऑर्गन मिलकर के क्या बनाएंगे? सिस्टम बनाएंगे। क्या बनाएंगे? ऑर्गन सिस्टम बनाएंगे। और जितने भी सिस्टम है वो सब कंबाइन करके क्या बनाते हैं? बॉडी बनाते हैं। इसी को हम क्या कहते हैं? लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने वाला है। देखिए, कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी तो हर कोई करा रहा है, लेकिन बेसिक, जब तक आपका बेसिक क्लियर नहीं होगा, जब तक आपके चैप्टर्स नर्सिंग के फर्स्ट ईयर के क्लियर नहीं होंगे, मेडिकल के फर्स्ट ईयर के क्लियर नहीं होंगे, तब तक आप कंपटीशन को फाइट नहीं कर सकते। ठीक है? इसलिए बेसिक करना बहुत जरूरी है और बेसिक की जिम्मेदारी एनाटॉमी फिजियोलॉजी की मेरी है और मैं आपको ये कंप्लीट करवाऊंगा। वैसे हमारे लेक्चर्स और भी पड़े हुए हैं, लेकिन अब हम नई सीरीज शुरू कर रहे हैं जिसमें सेल से लेकर के और आपका नर्वस सिस्टम तक कंप्लीट लेक्चर मैं आपको यूट्यूब पर यहां दूंगा। ठीक है? तो चलिए, सेल। सेल क्या है? सेल है हमारे शरीर की सबसे छोटी, सबसे बेसिक, स्मॉलेस्ट यूनिट। याद रखिएगा। तो सेल की स्टडी जो की जाती है, सबसे पहले देखिए बेटा, सेल की जो स्टडी की जाती है वो की जाती है साइटोलॉजी। साइंस की एक ऐसी ब्रांच है जिसमें हम कोशिका के बारे में पढ़ते हैं, सेल के बारे में पढ़ते हैं, उसको हम कहते हैं साइटोलॉजी। साइटोलॉजी मीन्स क्या होता है? द स्टडी ऑफ सेल। साइटो मतलब क्या होता है? सेल। और लॉजी मीन्स क्या होता है? स्टडी। स्टडी मतलब स्टडी ऑफ सेल। इस पूरे लेक्चर में आपको स्टार्टिंग से एंड तक आप कंप्लीट देखिएगा। सेल से रिलेटेड सारे डाउट आपके क्लियर हो जाएंगे। यदि फिर भी कोई डाउट बचता है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। ठीक है? तो साइटोलॉजी मीन्स क्या है? द स्टडी ऑफ सेल इज नोन एज साइटोलॉजी। क्लियर है? देन सेल की डेफिनेशन क्या है? द सेल इज द फंडामेंटल स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। मतलब कोशिका या सेल हमारे शरीर की सबसे छोटी संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है। स्ट्रक्चरल मतलब संरचनात्मक, फंक्शनल मतलब क्रियात्मक इकाई है, जिससे मिलकर के हमारा संपूर्ण शरीर बना हुआ है। हमारे शरीर के प्रत्येक ऑर्गन में, प्रत्येक अंग में, प्रत्येक टिश्यू में सेल प्रेजेंट है। ठीक है? क्लियर हो गया? डेफिनेशन क्लियर हो गई। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात आती है डिस्कवरी। भाई, जब हम सेल पढ़ रहे हैं तो डिस्कवरी किसने की ये भी पता होना चाहिए और कब की। और यहां से बेटा आपके कंपटीशन में भी सवाल बनता है। आपके एक एक नंबर के जो एमसीक्यू आते हैं आपके यूनिवर्सिटी एग्जाम में, उसमें भी आपके सवाल बनेंगे। ठीक है? तो रॉबर्ट हुक सबसे पहले कौन से साइंटिस्ट थे जिनका नाम था रॉबर्ट हुक? लिख लीजिए, रॉबर्ट हुक ने 1665 में रॉबर्ट हुक ने सेल की खोज की थी। सबसे पहले सेल की खोज करी थी। ठीक है? बात आती है स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन की। मतलब कोशिका के अंदर क्या क्या चीजें उपस्थित हैं, कौन कौन से ऑर्गेनल्स प्रेजेंट होते हैं। तो सेल्स के कंपोनेंट की अगर हम बात करें तो सेल में सबसे पहले होता है सेल मेम्ब्रेन। क्या होता है? सेल मेम्ब्रेन,
दूसरा साइटोप्लाज्म और तीसरा आता है न्यूक्लियस। ये तीन कंपोनेंट हैं सेल के, याद रखिएगा, तीन कंपोनेंट हैं सेल के, ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं पहले कंपोनेंट की, जिसका नाम है सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन को हम हिंदी में कोशिका झिल्ली कहते हैं। क्या कहते हैं? कोशिका झिल्ली कहते हैं, ठीक है। सेल मेम्ब्रेन को हम क्या कहते हैं? कोशिका झिल्ली, याद रहेगा। चलिए, द सेल इज कवर्ड बाई ए थिन और इलास्टिक सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। याद रखिएगा, यहाँ पे अंडरलाइन कर लीजिए। यहाँ पर हाईलाइट क्यों किया है मैंने आपको? इसलिए किया है कि सेल यानी कोशिका हमारी एक पतली थिन इलास्टिक मेम्ब्रेन से कवर्ड होती है, ढकी हुई होती है, जो कि कैसी है? सेलेक्टिवली परमिएबल। यही इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा, यही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्या? सेलेक्टिवली परमिएबल, जिसका मतलब क्या होता है कि कुछ सेलेक्टिव चीजें ही, कुछ काम की चीजें ही सेल के अंदर एंट्री कर पाएंगी, एक्स्ट्रा चीजें एंट्री नहीं कर पाएंगी। आगे हम पढ़ेंगे क्या क्या चीजें सेल के अंदर जा सकती हैं, नहीं जा सकती हैं, कहां से जा सकती हैं, ठीक है। एंड लिविंग बाउंड्री विच इज कॉल्ड सेल मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन। याद रखिएगा, क्या है? दो चीज हमने पढ़ी, पहला सेलेक्टिवली परमिएबल और दूसरा लिविंग बाउंड्री। मतलब लिविंग है और दूसरा सेलेक्टिवली परमिएबल है। तो सेल मेम्ब्रेन क्या है कि सेल मेम्ब्रेन कोशिका की झिल्ली को कहा जाता है, जो कि थिन है, इलास्टिक है, सेलेक्टिवली परमिएबल है और लिविंग है, ठीक है, जो टोटली कवर करके रखती है सेल मेम्ब्रेन को। और इसको हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन के नाम से भी जानते हैं, इसका दूसरा नाम प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी है। क्लियर हो गया? चलिए आगे बढ़ते हैं। बात आती है कंपोनेंट्स ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। आगे मैं आपको चित्र के माध्यम से, आपके डायग्राम के माध्यम से समझाऊंगा। तो कंपोनेंट्स ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन में क्या क्या चीजें उपस्थित हैं, क्या क्या कंपोनेंट्स हैं। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है वो तीन सब्सटेंस कंसिस्ट करता है, मतलब तीन अलग अलग सब्सटेंस, प्रोटीन, लिपिड और कार्बोहाइड्रेट, तीन अलग अलग सब्सटेंस से मिलकर के ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन बनी हुई है। दोबारा से सुन लीजिए, प्रोटीन, लिपिड और कार्बोहाइड्रेट। सामने आपको डायग्राम में दिख रहा होगा, सामने जो डायग्राम बना हुआ है वो काय का है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन का डायग्राम है। अब इस डायग्राम में आप गौर से देखिए कि जो येलो कलर से ये जो येलो कलर से हेड दिख रहे हैं और ग्रीन कलर से जो टेल दिख रही है, वो लगभग किस तरीके की स्ट्रक्चर है? ये इस तरीके की स्ट्रक्चर है। किस तरीके की स्ट्रक्चर है? इस तरीके की। तो ये जो पार्ट है इसको बोला जाता है हेड। क्या बोलते हैं बेटा? इसको बोलते हैं हेड। और ये जो पार्ट है इसको बोलते हैं हम टेल। दो पार्ट है इसके, हेड और टेल, दो पार्ट है हेड और टेल, याद रहेगा। उसके साथ साथ यहाँ पर आपको पिंक कलर से जो दिख रहा है ये क्या है? ये है प्रोटीन्स। क्या है? प्रोटीन्स। जो अभी मैंने आपको बताया ना कि इसके अंदर क्या होता है? प्रोटीन्स होती है, प्रोटीन्स, लिपिड लेयर। और जो हेड और टेल की हम बात कर रहे हैं ना, ये क्या है? ये मॉलिक्यूल है फैट का, लिपिड का। ये लिपिड्स के मॉलिक्यूल है। काय के मॉलिक्यूल है? ये लिपिड के मॉलिक्यूल है, ठीक है। किसके मॉलिक्यूल है? लिपिड के मॉलिक्यूल हैं। और इसके अंदर क्या है? प्रोटीन्स प्रेजेंट है, प्रोटीन्स, ठीक है। ग्लाइकोप्रोटीन्स भी प्रेजेंट है, ठीक है। क्लियर हो गया? और जो ग्लाइकोप्रोटीन है क्या है? कार्बोहाइड्रेट की चेन। भाई कार्बोहाइड्रेट की चेन भी इसके अंदर प्रेजेंट है। तीन चीज थी ना, क्या क्या? एक आपका ये लिपिड, दूसरा प्रोटीन और तीसरा कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। क्लियर हो गया? क्लियर है मामला? चलिए आगे बढ़ते हैं फ्लूइड मोज़ेक मॉडल की तरफ। देखिए सबसे पहले एक साइंटिस्ट थे दो, जिनका नाम था एस जे सिंगर और गार्थ एल निकोलसन। ये जो साइंटिस्ट थे इन्होंने फ्लूइड मोज़ेक मॉडल दिया था, जो कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन को समझाने के लिए है। किसके लिए? प्लाज्मा मेम्ब्रेन को समझाने के लिए। तो क्या कह रहा है? दिस मॉडल एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन को समझाने के लिए फ्लूइड मोज़ेक मॉडल दिया गया इन दो साइंटिस्ट के द्वारा, लिख लीजिए। एंड मोज़ेक ऑफ कंपोनेंट, इसमें मोज़ेक वर्ड का बड़ा ही इंपॉर्टेंट रोल है। मोज़ेक कंपोनेंट सच एज फॉस्फोलिपिड, प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट। मतलब फॉस्फोलिपिड, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट मोज़ेक फॉर्म में ये यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, जो कि क्या करते हैं? जो फ्लूइड करेक्टर देते हैं मेम्ब्रेन को, फ्लूइड कलेक्टर देते हैं मेम्ब्रेन को, जिससे किसी भी सब्सटेंस का आदान प्रदान, मतलब एक्सपोर्ट इंपोर्ट हो सके सेल के अंदर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लेयर है सेल की, जो हेल्प करती है ट्रांसपोर्टेशन में भी हेल्प करती है, ठीक है। और समझिए ईच फॉस्फो, उन्होंने क्या कहा कि ईच फॉस्फोलिपिड हैज हाइड्रोफिलिक हेड। उन्होंने कहा कि प्रत्येक फॉस्फोलिपिड, यानी लिपिड माने फैट, फैट का जो मॉलिक्यूल है उसका जो हेड है वो हाइड्रोफिलिक है। क्या है? हाइड्रोफिलिक। हाइड्रोफिलिक मतलब जो पानी में घुलनशील है, और जो पॉइंटेड आउटसाइड, आउटसाइड बाहर की तरफ पॉइंटेड है। और हाइड्रोफोबिक टेल होती है, हाइड्रोफोबिक टेल जो कि इनसाइडली अंदर की तरफ प्रेजेंट है। हाइड्रोफोबिक मतलब पानी से डर, मतलब जो पानी में न घुले। तो हाइड्रोफिलिक हेड होता है और हाइड्रोफोबिक टेल होती है, ध्यान रखना, ठीक है। एंड कोलेस्ट्रॉल एंड प्रोटीन आर एमिटेड इन बाइलेयर्स, यानी और ये डबल लेयर मेम्ब्रेन होती है, और इसमें कोलेस्ट्रॉल भी प्रेजेंट होता है और प्रोटीन,
दोनों चीजें ये प्रेजेंट है, जिससे यहाँ पे चैनल की तरह ये प्रोटीन के जो मॉलिक्यूल्स है वो किसकी तरह काम करते हैं, चैनल्स की तरह काम करते हैं, जिससे सब्सटेंसेस का आदान प्रदान हो सके। क्लियर हो गया यहाँ तक? चलिए आगे बढ़ते हैं। फंक्शन ऑफ सेल मेम्ब्रेन, बात आती है कोशिका झिल्ली या सेल मेम्ब्रेन के फंक्शन क्या है। ठीक है, हो सकता है कि क्लास थोड़ी सी लंबी चले क्योंकि समझा रहा हूँ, एक्सप्लेन कर रहा हूँ, और साथ में आपके सारे के सारे डाउट मैं कोशिश करूंगा इस क्लास के माध्यम से सेल से रिलेटेड कंप्लीट हो जाए, खत्म हो जाए। फिर भी यदि कोई डाउट या कोई क्वेरी हो आप कमेंट में दे सकते हैं, उसका मैं जवाब आपको दे दूंगा। ठीक है, तो फंक्शन ऑफ सेल मेम्ब्रेन की अगर हम बात करें तो पहला फंक्शन क्या है इसका, पहला फंक्शन है इट एक्ट एज सेलेक्टिव बैरियर। मतलब सेलेक्टिव बैरियर का मतलब फिर से बता रहा हूं कि ऐसा मेम्ब्रेन होती है ये जो क्या करेगी, सेलेक्टिव चीजों को ही आदान प्रदान करवाएगी, और जो एक्स्ट्रा चीजें हैं जो सेल के लिए नुकसानदायक हैं और जरूरी नहीं है उनको ये कभी भी एक्सचेंज नहीं होने देगी। उसके अलावा दूसरा फंक्शन क्या है, स्पेसिफिक रिसेप्टर फॉर अटैचमेंट ऑफ हॉर्मोन्स। और कोशिका की मेम्ब्रेन के ऊपर कुछ स्पेशल रिसेप्टर लगे हुए होते हैं जो हॉर्मोन्स को अटैच करते हैं, हॉर्मोन्स के अटैचमेंट में हेल्प करते हैं, और केमिकल मैसेंजर लगे हुए रहते हैं या प्रेजेंट होते हैं या अटैच कर लेते हैं। केमिकल मैसेंजर क्या करते हैं, केमिकल्स को अटैच करते हैं, हॉर्मोन्स को अटैच करते हैं। ठीक है, रिसेप्टर्स। तो उसकी वजह से सेल की जो मेटाबॉलिज्म है, सेल की जो मेटाबॉलिक एक्टिविटी है वो चलती है। नेक्स्ट, इंटीग्रल प्रोटीन एक्ट एज कैरियर। ठीक है, जो प्रोटीन है, जो प्रोटीन इंटीग्रल प्रोटीन जो प्रेजेंट है इसके अंदर, वो कैरियर की तरह काम करते हैं। कैरियर मतलब ले जाने वाला, लाने वाला। और कार्बोहाइड्रेट क्या करता है इसके अंदर, जो प्रेजेंट कार्बोहाइड्रेट था वो इम्यूनोलॉजिकल आइडेंटिटी देता है। याद रखिएगा, सेल को इम्यूनोलॉजिकल आइडेंटिटी कौन देता है, आपकी कंपटीशन का सवाल है। सेल को इम्यूनोलॉजिकल आइडेंटिटी कौन देता है, कार्बोहाइड्रेट देता है। क्लियर हो गया? चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं साइटोप्लाज्म की। साइटोप्लाज्म की, साइटोप्लाज्म क्या है, साइटोप्लाज्म एक फ्लूइड है। साइटो मीन्स सेल, प्लाज्म यानी ऐसा फ्लूइड जो सेल के अंदर इनसाइड द सेल पाया जाता है। तो द फ्लूइड इनसाइड द सेल इज कॉल्ड साइटोप्लाज्म, याद रहेगा। एंड इट कंसिस्ट ऑफ सेल ऑर्गेनेल्स, और ये भी ध्यान रखना कि ये साइटोप्लाज्म ही है जिसके अंदर सेल के, कोशिका के सभी ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट होते हैं। अब समझिए सेल ऑर्गेनेल्स क्या है। तो सेल ऑर्गेनेल्स क्या है, इट इज ए सब सेल्यूलर स्ट्रक्चर। सेल ऑर्गेनेल्स क्या है बेटा, सब सेल्यूलर स्ट्रक्चर है इसमें वन और मोर स्पेसिफिक फंक्शन, जिसके कई सारे फंक्शन, एक या एक से अधिक फंक्शन हो सकते हैं, एक या एक से अधिक फंक्शन हो सकते हैं। तो कौन कौन से सेल ऑर्गेनेल हैं हम अब स्टडी करेंगे एक एक करके। तो सबसे पहला सेल ऑर्गेनेल है जिसका नाम है माइटोकॉन्ड्रिया, जिसका नाम है माइटोकॉन्ड्रिया। तो माइटोकॉन्ड्रिया दो वर्ड से मिलकर के बना हुआ है, दो वर्ड से मिलकर के बना हुआ है। साइड में आप डायग्राम भी देख सकते हैं, साइड में आप डायग्राम भी देख सकते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया मतलब, माइटो मीन्स थ्रेड, माइटो मीन्स क्या होता है, थ्रेड, और कॉन्ड्रियन मीन्स ग्रेन्यूल लाइक स्ट्रक्चर, मतलब थ्रेड लाइक ग्रेन्यूल लाइक स्ट्रक्चर, याद रहेगा। तो ठीक है, तो माइटोकॉन्ड्रिया को हम पावर हाउस ऑफ द सेल, कई बार आपके एग्जाम में आने वाला सवाल है, कई बार आ चुका है। माइटोकॉन्ड्रिया क्या है, पावर हाउस ऑफ द सेल, सेल का, कोशिका का पावर हाउस इसको बोला जाता है, याद रहेगा, कोशिका का पावर हाउस बोला जाता है। ठीक है, अब इसकी साइज, लेंथ, शेप, इसके बारे में बताता हूं आपको। तो इसका जो साइज है वो है 0.05 से लेकर के 1 म्यूमीटर। ओके, इसकी जो लेंथ है वो 1 to 10 म्यूमीटर होती है, और इसकी शेप होती है बीन शेप। किस आकृति का होता है, किस शेप का होता है बेटा, ये होता है बीन शेप, बीन। ठीक है, फली जैसा, ठीक है, राजमा जैसा होता है लगभग। क्लियर है? सामने आप डायग्राम में इसको देख सकते हैं, और डायग्राम में देखिए ध्यान से, इसमें देखो कुछ स्पेशल स्ट्रक्चर हैं जिनको हम सिस्टम नहीं कह रहे हैं। इसकी आउटर मेम्ब्रेन है, इनर मेम्ब्रेन, मतलब डबल लेयर स्ट्रक्चर है, ये ध्यान रखिएगा, डबल लेयर स्ट्रक्चर है। और आगे इसके बारे में बताता हूं मैं आपको स्ट्रक्चर के बारे में। तो माइटोकॉन्ड्रिया में क्या क्या है, एक तो इसकी इनर मेम्ब्रेन, आउटर मेम्ब्रेन और सिस्टर्नी। ठीक है, सॉरी क्रिस्टाई, इसकी स्ट्रक्चर है क्रिस्टाई। ठीक है, क्लियर है? चलिए अब बात करते हैं एक एक करके इसके बारे में। तो इट इज फाउंड इन लार्ज नंबर ऑफ मोस्ट ऑफ द सेल इन बायोकेमिकल प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन। याद रखिएगा, हमारे शरीर में मोस्टली प्रत्येक कोशिका के अंदर ये अत्यधिक मात्रा में प्रेजेंट होता है। क्यों होता है प्रेजेंट, क्योंकि ये हमारे शरीर का पावर हाउस है, मतलब कोशिका का पावर हाउस है। भाई शरीर पूरा सेल से बना हुआ है, तो कोशिका का पावर हाउस होने की वजह से ये सबसे ज्यादा मात्रा में प्रेजेंट होता है। उसके अलावा ये बायोकेमिकल प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन, मतलब कोशिका के अंदर जो रेस्पिरेशन की प्रक्रिया है, रेस्पिरेशन की प्रोसेस है, एनर्जी प्रोडक्शन की जो प्रोसेस है, उसको ये करवाता है, उसको ये चलाने में हेल्प करता है।
एंड इट इज कवर्ड बाय द बाई लेयर या डबल लेयर स्ट्रक्चर। याद रखिएगा ये डबल मेम्ब्रेन से मिलकर के बना हुआ है, इसमें आउटर और इनर दो मेम्ब्रेन होती हैं, जैसा कि मैंने आपको डायग्राम में दिखाया था कि नंबर 1 आउटर लेयर और नंबर 2 इनर लेयर। ठीक है, उसके बाद में आउटर लेयर किसकी बनी हुई है इसकी, याद रखिएगा, तो इसकी जो आउटर लेयर है वो फॉस्फोलिपिड और कोलेस्ट्रॉल की मिलकर के बनी हुई है। ठीक है, इसकी जो आउटर मेम्ब्रेन है, आउटर लेयर है, वो फॉस्फोलिपिड और कोलेस्ट्रॉल की बनी हुई है, और इनर मेम्ब्रेन जो होती है वो फॉस्फोलिपिड और प्रोटीन की मिलकर के बनी हुई है। ठीक है, इनर मेम्ब्रेन काय की बनी हुई है, फॉस्फोलिपिड और प्रोटीन की, फॉस्फोलिपिड और प्रोटीन की। ठीक है, इट इज फोल्डेड इनटू ए नंबर ऑफ प्रोजेक्शंस कॉल्ड क्रिस्टाई। देखिए इसके अंदर मैंने आपको स्ट्रक्चर में बताए थे क्रिस्टाई प्रेजेंट होते हैं, क्रिस्टाई। ठीक है, क्रिस्टाई क्या होते हैं, कुछ फोल्ड होते हैं, कुछ फोल्ड होते हैं जो इसमें मेम्ब्रेन से मिलकर के बने हुए हैं। ठीक है, मेम्ब्रेन्स के फोल्ड है, इनर मेम्ब्रेन के फोल्ड हैं, ठीक है, जिनको क्रिस्टाई बोलते हैं, याद रहेगा। और इट इट इज सेल्फ रेप्लिकेटेड बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ डीएनए। ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्या, कि जो आपका माइटोकॉन्ड्रिया है उसके अंदर खुद रेप्लिकेशन करने की, खुद को डबल करने की क्षमता भी होती है, क्योंकि इसके अंदर डीएनए प्रेजेंट होता है। याद रखिएगा डीएनए क्या है, डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड। एक और आपको सवाल मिल गया। ठीक है, अब बात आती है इसके फंक्शन की, इसके कार्य की। तो इसका कार्य या इसका फंक्शन क्या है, इट प्रोड्यूस एनर्जी। ये क्या कार्य करता है, इट प्रोड्यूस एनर्जी इन फॉर्म ऑफ एटीपी। याद रखिएगा एटीपी के रूप में, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट के रूप में ये एनर्जी प्रोवाइड करता है। क्या प्रोवाइड करता है बेटा, एनर्जी प्रोवाइड करता है, इसीलिए इसको हम पावर हाउस ऑफ द सेल के नाम से जानते हैं। दूसरा काम क्या है इसका, दूसरा फंक्शन क्या है, ये सिंथेसिस ऑफ आरएनए एंड प्रोटीन, प्रोटीन और आरएनए की सिंथेसिस में भी हेल्प करता है। किसमें हेल्प करता है, ये प्रोटीन और आरएनए की सिंथेसिस में भी हेल्प करता है। ठीक है, तो दो फंक्शन हमने पढ़ लिए। उसके बाद में तीसरा फंक्शन है इसका प्रोडक्शन ऑफ द हीट। याद रखिएगा सम टाइम ये हीट प्रोड्यूस करता है, और एंड सम टाइम ये न्यूरोट्रांसमीटर की तरह भी मेटाबॉलिज्म में हेल्प करता है। ये न्यूरोट्रांसमीटर की तरह भी कोशिका के अंदर हेल्प करता है। क्लियर हो गया, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट सेल ऑर्गेनेल जिसका नाम है गोल्जी बॉडी। हम एक एक करके सेल के सभी सेल ऑर्गेनेल के बारे में पढ़ रहे हैं। तो दूसरा है गोल्जी बॉडी। गोल्जी बॉडी क्या है, इट इज फाउंड इन साइटोप्लाज्म ऑफ मोस्ट ऑफ यूकैरियोटिक सेल। प्रत्येक यूकैरियोटिक सेल में गोल्जी बॉडी प्रेजेंट होता है, लेकिन प्रोकैरियोटिक में, आरबीसी में और स्पर्म सेल में तीन जगह एब्सेंट होता है। ध्यान रखना कहाँ कहाँ पे, लिख लीजिए, क्योंकि ज्यादातर मोस्टली जहां पे कहते हैं ना अपवाद आए, अपवाद मतलब जो चीज सब जगह नॉर्मल है लेकिन एक जगह एबनॉर्मल है, उसी को हम क्या कहेंगे, उसको हम कहेंगे यहाँ पे कि गोल्जी बॉडी प्रत्येक जगह प्रेजेंट है। भाई गोल्जी बॉडी कहाँ कहाँ प्रेजेंट है, सभी सेल्स में प्रेजेंट है, लेकिन कहाँ एब्सेंट है वो हमें पता होना चाहिए। तो प्रोकैरियोटिक सेल में एब्सेंट होती है, आरबीसी में एब्सेंट होती है, उसके अलावा स्पर्म सेल में भी यहाँ पर ये एब्सेंट होती है। याद रहेगा, क्लियर रहेगा। चलिए, इट इज मेड अप ऑफ 4 पार्ट्स, और ये याद रखिए ये कितने पार्ट से मिलकर के बना हुआ है, 4 पार्ट से मिलकर के ये बना हुआ है। कौन कौन से, तो इसमें भी पहला पार्ट है सिस्टर्नी। इट इज द अनब्रांच सैक लाइक स्ट्रक्चर। ये क्या है, अनब्रांच सैक लाइक स्ट्रक्चर, आगे हम डायग्राम में देखेंगे। और अब ये सिस्टर्नी जो होती है इसमें कॉन्वेक्स सरफेस जो होती है, याद रखना कॉन्वेक्स सरफेस जो होती है वो सिस फेस मतलब न्यूक्लियस की तरफ होती है। याद रखना न्यूक्लियस की तरफ होने की वजह से इसको सिस फेस कहा गया है। और इसकी जो कॉन्वेक्स सरफेस है, ठीक है, इसकी कॉनकेव सरफेस है, सॉरी कॉनकेव जो सरफेस है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन की तरफ होती है, जिसको हम ट्रांसफेस कहते हैं। क्या कहते हैं, ट्रांसफेस। देखो इधर ध्यान से देखिए, ये हो गया सिस फेस, ये हो गया सिस फेस, ठीक है, और इधर हो गया ये ट्रांस फेस। याद रहेगा ये सिस फेस और ये ट्रांस फेस। दूसरा पार्ट है टिब्यूल्स। दूसरा पार्ट कौन सा है, टिब्यूल्स। टिब्यूल्स क्या है, ये ब्रांच और इरेगुलर ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होती है जो सिस्टर्नी से कनेक्ट रहती है। ठीक है, तीसरा पार्ट है वैक्यूल्स। वैक्यूल्स क्या करते हैं, ये स्फेरिकल स्ट्रक्चर होती है, लार्ज स्फेरिकल स्ट्रक्चर होती है। देखिए वैक्यूल्स क्या है, लार्ज स्पेसिफिक स्ट्रक्चर्स होती है, रही स्फेरिकल स्ट्रक्चर होती हैं जो ट्यूब्यूल से जुड़ी हुई रहती हैं। और वेसिकल्स, वेसिकल्स क्या होती हैं, ये स्फेरिकल स्ट्रक्चर होती हैं, ये भी स्फेरिकल स्ट्रक्चर है जो ट्यूब्यूल से बड करती हैं, बड मतलब निकलती हैं, वहीं से ये निकली हुई होती हैं। ठीक है, ये रही ये, ठीक है, ये वेसिकल्स हो गई, ये वेसिकल्स, ये वैक्यूल्स, ठीक है, और ये ट्यूब्यूल्स। क्लियर हो गया यहाँ तक, क्लियर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। फंक्शंस की बात करें तो गोल्जी बॉडी के फंक्शंस की यदि हम बात करें तो पहला फंक्शन है दे रिसीव द मटेरियल फ्रॉम ईआर थ्रू सिस फेस।
होता क्या है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ईआर मतलब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कोई भी मटेरियल प्रोवाइड करेगा, कोई भी मटेरियल देगा, तो उसको ये सिस फेस के थ्रू रिसीव करती है। तो गोल्जी बॉडी ट्रांसपोर्टेशन का काम करता है, ध्यान रखना, गोल्जी बॉडी ट्रांसपोर्टेशन प्लस पैकेजिंग, ट्रांसपोर्टेशन प्लस पैकेजिंग का काम करता है। तो ये क्या करेगा, ईआर से रिसीव करेगा सिस फेस के थ्रू। सिस फेस कौन सा था, न्यूक्लियस की तरफ था, ठीक है। आफ्टर द केमिकल मॉडिफिकेशन, फिर क्या होगा, केमिकल मॉडिफिकेशन करके उस मटेरियल को वेसिकल्स के द्वारा पैक किया जाएगा। मैंने अभी बताया आपको, गोल्जी बॉडी का जो मेन फंक्शन है, गोल्जी बॉडी का मेन फंक्शन पैकिंग है, पैकेजिंग है, ठीक है। क्या फंक्शन है, पैकेजिंग है, ठीक है, यानी पैक करना। तो पैक करने का काम वेसिकल्स के द्वारा किया जाता है, वेसिकल में किया जाता है, ठीक है। एंड दीज वेसिकल आर डिस्चार्ज आउटसाइड थ्रू द ट्रांसफेस। मैंने आपको बताया था ना दो फेस, एक बताया था सिस फेस और एक बताया था ट्रांस फेस। अब ये समझ लो, सिस की तरफ से आया, ट्रांस की तरफ चला गया, सिस की तरफ से आया, ट्रांस की तरफ चला गया, ठीक है। इस तरीके से ये काम होता है। सिस से लिया, वैक्यूल बनाया और वैक्यूल से ट्रांस में दे दिया, ठीक है। देन फॉर्मेशन ऑफ एक्रोसोम ड्यूरिंग दी स्पर्मियोजेनेसिस, स्पर्मियोजेनेसिस प्रोसेस के दौरान एक्रोसोम का फॉर्मेशन करने में भी गोल्जी बॉडी का रोल होता है। क्लियर हो गया यहाँ तक। चलिए अगला सेल ऑर्गेनेल है जिसका नाम है लाइसोसोम। लाइसोसोम जिसको हम डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ सेल के नाम से भी जानते हैं और इसको हम सुसाइडल बैग के नाम से भी जानते हैं, याद रखिएगा। लाइसोसोम क्या है, इसको हम डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ सेल कहते हैं, या ये स्पेरिकल बैग लाइक स्ट्रक्चर होती है जिसको हम सुसाइडल बैग के नाम से भी जानते हैं, और हिंदी में इसको हम आत्मघाती थैली कहते हैं। इसका काम क्या है, इसका काम क्या है, एक हेट्रोफेजी, हेट्रोफेजी का मतलब होता है कि ये फॉरेन मटेरियल जो सेल के अंदर बाहर से कोई मटेरियल घुस गया है, बाहर से एंटर कर गया है, उसको किल करने का काम, रिसीव करके और किल करने का काम, फेगोसाइटोसिस करके किल करने का काम ये लाइसोसोम के द्वारा किया जाता है। इसलिए इसको हेट्रोफेजी फंक्शन कहते हैं। एक दूसरा फंक्शन है ऑटोफेजी। ऑटोफेजी मतलब जो कोशिका की खुद की सेल है भाई, हेट्रो मतलब बाहर से, मतलब फॉरेन मटेरियल आया उसको किल करेगा, और ऑटोफेजी मतलब कोई ओल्ड डेड सेल है, कोई भी अपने ऑर्गन्स के अंदर जो डेड सेल होती हैं, जो सेल ओल्ड है, पुरानी है, डेड है, मर गई हैं, उनको ठिकाने लगाना, उनका डाइजेशन करना, उनको खत्म करना, ये भी इसका काम होता है। इसलिए इसको ऑटोफेजी फंक्शन कहा गया है, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक। चलिए नेक्स्ट सेल ऑर्गेनेल की बात करें जिसका नाम है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्लियर है ना, समझ में आ रहा है सारी चीजें, ठीक है। नोट करते रहिए साथ ही साथ क्लास को। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या है, तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को सबसे पहले डिस्कवर किया 1945 में, साइंटिस्ट का नाम था पोर्टर। पोर्टर नाम के साइंटिस्ट, याद रखिएगा ये क्वेश्चन, ये जो मैंने डिस्कवरी आपको दे रखी है ये इसलिए दे रखी है कि आपका बेसिक के साथ साथ एडवांस भी क्लियर होता रहे, कुछ टॉपिक या कुछ चीजें, कुछ क्वेश्चन आपको कंपटीशन के भी मिलते रहे, ठीक है। तो इसको डिस्कवर किया पोर्टर नाम के साइंटिस्ट ने 1945 में, ठीक है, 1945 में। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है क्या, इट इज ए कंटिन्यूअस मेम्ब्रेन सिस्टम दैट फॉर्म सर्व्स ऑफ फ्लैटेंड सैक विद इन द साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म के अंदर ये कंटिन्यूअस मेम्ब्रेन सिस्टम होता है, यानी मेम्ब्रेनस सिस्टम है जो अलग अलग फंक्शन क्रिएट करेगा, जैसे कि ट्रांसपोर्टेशन, ठीक है। तो सबसे पहले बात आती है, ये दो तरह का होता है। इसके टाइप्स की अगर हम बात करें तो एक तो क्या था, ये एक मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर थी। बात आती है टाइप्स की, इसके दो टाइप होते हैं, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और एक होता है स्मूथ। याद रखिएगा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कितने तरीके का है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कितने तरीके का, दो तरीके का, एक स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और एक है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं डिफरेंस, अंतर क्या है। एक बहुत छोटा सा अंतर है, देखिए इधर ये है आपके रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और ये है आपके स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अंतर क्या है, अंतर छोटा सा बस इतना है कि आप गौर से देखिए, छोटे छोटे जो मॉलिक्यूल्स हैं इनको हम बोलते हैं राइबोसोम। क्या बोलते हैं इनको, राइबोसोम। तो ये राइबोसोम जहां प्रेजेंट हो, जिस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर राइबोसोम उपस्थित होते हों, जिस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर राइबोसोम उपस्थित है, प्रेजेंट है, उसको हम बोलते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये रफ जो अपीयरेंस है वो राइबोसोम्स की प्रेजेंस की वजह से है, ठीक है। और जहां पर राइबोसोम एब्सेंट होते हो वहां पर इसको स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोला गया है। बस एक छोटा सा अंतर ये है, समझ में आ गया। चलिए आगे देखते हैं।
रफ एंडोप्लाज्मिक और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक क्या अंतर था, अभी अभी मैंने आपको जस्ट बताया डायग्राम के थ्रू। फिर से आप देख लीजिए कि राइबोसोम प्रेजेंट हो उसको रफ बोलते हैं, जिसमें एब्सेंट हो उसको स्मूथ बोलते हैं। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ज्यादा स्टेबल होते हैं बजाय स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के। उसके अलावा रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम सिस्टर्नी और वेसिकल से मिलकर के बना हुआ है, और स्मूथ में टिब्यूल्स मोस्टली प्रेजेंट होती है। उसके अलावा रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रोटीन लिवर के अंदर और पेनक्रियास के अंदर प्रोटीन सिंथेसिस में भी हेल्प करता है, और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ग्लाइकोजन के साथ मिलकर के, लिपिड के साथ मिलकर के मेटाबॉलिज्म, ग्लाइकोजन और लिपिड की मेटाबॉलिज्म करता है, जैसे कि एडिपोज टिश्यू हुए, मसल्स हुए, एड्रिनल कॉर्टेक्स हुआ। तो इन जगह पर एडिपोज टिश्यू में, मसल्स में, एड्रिनल कॉर्टेक्स में, यहाँ पर ये क्या करेगा, ग्लाइकोजन और लिपिड की मेटाबॉलिज्म करने में हेल्प करेगा। क्लियर है मामला यहाँ तक? चलिए आगे बढ़ते हैं इसके फंक्शन की तरफ। तो इसमें पहला फंक्शन है इसका इंट्रासेलुलर एक्सचेंज ऑफ सब्सटेंसेस। सब्सटेंसेस को इंट्रासेलुलरली एक्सचेंज करना, यानी एक सेल से दूसरे सेल तक पहुंचाना। सॉरी, इंट्रासेलुलर यानी सेल के अंदर एक ऑर्गेनेल से दूसरे ऑर्गेनेल तक, एक ऑर्गेनेल से दूसरे ऑर्गेनेल तक यदि कोई ट्रांसपोर्टेशन का काम होना है तो ईआर करेगा। ठीक है। दूसरा रफ ईआर, हेल्प इन प्रोटीन सिंथेसिस, क्योंकि राइबोसोम का काम होता है प्रोटीन का सिंथेसिस करना, तो प्रोटीन का सिंथेसिस एक एक्स्ट्रा फंक्शन इसका हो गया। उसके अलावा स्मूथ हेल्प करता है लिपिड सिंथेसिस में, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के फॉर्मेशन में, और नेक्स्ट फंक्शन है इसका, इट हेल्प इन प्रोडक्शन एंड सीक्रेशन ऑफ स्टेरॉयडल हार्मोन्स। स्टेरॉयडल हार्मोन्स के फॉर्मेशन एंड सीक्रेशन में भी ये मदद करता है, हेल्प करता है। अब बात आती है नेक्स्ट सेल ऑर्गेनेल की, जिसका नाम है राइबोसोम। याद रखिएगा, राइबोसोम को इंजन ऑफ सेल कहा गया है। इंजन मतलब जो पूरी की पूरी कोशिका को चलाता हो। अब कैसे चलाता है? इंपोर्टेंट सेल ऑर्गेनेल है, क्यों है? क्योंकि आरएनए और प्रोटीन से मिलकर के बना हुआ है। ठीक है, आरएनए को प्रोटीन में हेल्प करता है, प्रोटीन बनाने में हेल्प करता है। ठीक है, तो क्या है, राइबोसोम आर वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट सेल ऑर्गेनेल विच इज कंपोज्ड ऑफ आरएनए एंड प्रोटीन। किससे मिलकर के बना हुआ है ये? याद रखिएगा, आरएनए और प्रोटीन से मिलकर के बना हुआ है। और ये क्या करता है, जेनेटिक कोड, ये कन्वर्ट करेगा जेनेटिक कोड को चेन्स ऑफ अमीनो एसिड में, अमीनो एसिड्स में चेंज करेगा, जिससे प्रोटीन का फॉर्मेशन होगा। जिससे क्या होगा? प्रोटीन का फॉर्मेशन होगा। याद रखना, सबसे पहले एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था प्लेज। ठीक है, प्लेज नाम के साइंटिस्ट ने सबसे पहले राइबोसोम की खोज करी थी, या राइबोसोम टर्म दिया था। तो ये क्वेश्चन है आपके लिए, क्वेश्चन है, लिख लीजिए कि राइबोसोम टर्म किसने दिया? तो प्लेज नाम के वैज्ञानिक ने इन्होंने टर्म दिया। नेक्स्ट, दीज आर द ऑर्गेनेल विदाउट द मेम्ब्रेन। ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अंडरलाइन कर लीजिए, स्टार लगा लीजिए, कि जो सेल ऑर्गेनेल, सभी जो मोस्टली सेल ऑर्गेनेल के ऊपर मेम्ब्रेन होती है, लेकिन ये अकेला ऐसा है सेल ऑर्गेनेल है जिसके ऊपर मेम्ब्रेन ही नहीं है, मेम्ब्रेन लेस है। ठीक है, एंड दीज आर द प्रोटीन फैक्ट्री, इंपोर्टेंट फंक्शन क्या? प्रोटीन फैक्ट्री। ये क्या करता है? प्रोटीन फॉर्मेशन में हेल्प करता है। याद रहेगा, राइबोसोम किस में हेल्प करता है? प्रोटीन फैक्ट्री या प्रोटीन फॉर्मेशन में, इसलिए इसको प्रोटीन फैक्ट्री कहते हैं। सामने जो स्ट्रक्चर आपको दिख रही है वो राइबोसोम की है। आप गौर से देखो, एमआरएनए, टीआरएनए, यानी आरएनए और अमीनो एसिड्स के साथ में ये प्रोटीन का फॉर्मेशन ये करता है। अमीनो एसिड्स की चेन या प्रोटीन का फॉर्मेशन ये देखो लगातार कर रहा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात आती है न्यूक्लियस की। नेक्स्ट जो सेल ऑर्गेनेल है जिसका नाम है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस सबसे इंपोर्टेंट सेल ऑर्गेनेल है, जिसको सबसे पहले रॉबर्ट ब्राउन नाम के साइंटिस्ट ने इसकी खोज की थी। सबसे पहले न्यूक्लियस की खोज किसने की थी? रॉबर्ट ब्राउन ने। ये भी एक आपके लिए क्वेश्चन है। ठीक है, एंड इट इज द लार्जेस्ट सेल ऑर्गेनेल कंसिस्ट ऑफ डबल मेम्ब्रेन। याद रखिएगा, याद रखिएगा कि हमारे सेल के अंदर जितने भी ऑर्गेनेल हैं उन सब में सबसे लार्ज, सबसे बड़ा सेल ऑर्गेनेल यदि कोई है तो वो है न्यूक्लियस, और जो कि डबल मेम्ब्रेनस है। याद रखिएगा, डबल मेम्ब्रेनस है। ठीक है, एंड इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज कंट्रोलर ऑफ और डायरेक्शन ऑफ द सेल, यानी सेल को कंट्रोल करना, डायरेक्ट करना कि कौन सा फंक्शन होना है, कौन सा नहीं होना है, मेटाबॉलिज्म होनी है नहीं होनी है, ग्रोथ होनी है नहीं होनी है, सबके पीछे कौन है? न्यूक्लियस। न्यूक्लियस को इसीलिए हम लार्जेस्ट सेल ऑर्गेनेल और कंट्रोलर ऑफ द सेल के नाम से जानते हैं। और सबसे पहले इसको डिस्कवर रॉबर्ट ब्राउन ने किया था। ये बार बार मैं आपको बता रहा हूँ, कई बार क्वेश्चन आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आ गया इसीलिए। ठीक है, चलिए इन मैच्योर आरबीसी, ये भी याद रखिएगा ये एक्सेप्शन है क्या? मैच्योर आरबीसी के अंदर न्यूक्लियस एब्सेंट होता है। मैच्योर आरबीसी के अंदर न्यूक्लियस एब्सेंट होता है, लेकिन स्केलेटल मसल के अंदर
न्यूक्लियस कई सारे होते हैं। वैसे मोस्टली न्यूक्लियस एक होता है, प्रत्येक सेल में एक होता है, लेकिन आरबीसी के अंदर एब्सेंट होता है, मैच्योर आरबीसी के अंदर। और स्केलेटन मसल के अंदर कई सारे होते हैं, क्योंकि स्केलेटन मसल क्या करती हैं, ये वॉलेंट्री मसल होती हैं जो हेल्प करती हैं मूवमेंट में। याद रहेगा, तो मूवमेंट जहाँ हो रहा है वहाँ काम भी ज़्यादा होगा, कोऑर्डिनेशन भी ज़्यादा होगा, तो उस इसीलिए यहाँ पे न्यूक्लियस की मात्रा ज़्यादा है। और अप्रोक्स 21,000 जीन्स आर लोकेटेड एट द न्यूक्लियस ऑफ ह्यूमन बॉडी, यानी हमारे शरीर में लगभग 21,000 के करीब जीन न्यूक्लियस के अंदर लोकेटेड है। याद रहेगा, ये याद रखिएगा। चलिए, उसके बाद में बात आती है न्यूक्लियस बनता कैसे। ये भी तो भाई इंपॉर्टेंट सेल ऑर्गेनेल है, पढ़ना पड़ेगा, इसके बारे में समझना पड़ेगा। ठीक है, तो ये किससे मिलकर के बना हुआ है, ये कंपोज्ड किससे है, किससे कंपोज्ड है ये कंपोज्ड है आपका न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से, क्रोमेटिन नेटवर्क से, न्यूक्लियोप्लाज्म से और न्यूक्लियोलस। क्या क्या चीजें प्रेजेंट है इसमें, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियोप्लाज्म, न्यूक्लियोलस, क्रोमेटिन नेटवर्क। ठीक है, इन चीजों से मिलकर के बना हुआ है। सामने देख लो, ये क्या है, न्यूक्लियर एनवलप, ये न्यूक्लियस की स्ट्रक्चर है, ये इसका न्यूक्लियर एनवलप, ये क्रोमेटिन फाइबर्स, न्यूक्लियोलस। ठीक है, राइबोसोम्स भी इसके आसपास प्रेजेंट है। क्यों प्रेजेंट है, क्योंकि न्यूक्लियस की तरफ क्या है, ईआर, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इसके नजदीक होता है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इसके नजदीक होता है, इसलिए यहाँ पर राइबोसोम लिखे हुए हैं। अन्यथा इसमें क्या है, क्रोमेटिन फाइबर्स, न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियर एनवलप, ये प्रेजेंट होते हैं न्यूक्लियस के अंदर। क्लियर हो गया यहाँ तक, क्लियर हो गया। अब बात आती है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की। अब बात आती है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की, तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या है, the nucleus is surrounded by two layer of membrane. A liquid filled space between two membrane is known as perinuclear membrane। मतलब न्यूक्लियस की जो आउटर लेयर है, जो न्यूक्लियस की आउटर लेयर है उसको हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के नाम से जानते हैं। याद रहेगा, न्यूक्लियस की जो आउटर लेयर है उसको हम न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से जाने जाते हैं। और ये दो मेम्ब्रेन होती हैं, डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर होता है। और इन दोनों मेम्ब्रेन के बीच में, माने बाहर की मेम्ब्रेन और अंदर की मेम्ब्रेन, इन दोनों के बीच में एक स्पेस होता है, एक जगह है जिसका नाम है पेरी न्यूक्लियर स्पेस, जिस है ना, क्या नाम है, पेरी न्यूक्लियर स्पेस। दूसरी स्ट्रक्चर है न्यूक्लियस की, क्रोमेटिन नेटवर्क। ये क्रोमेटिन क्या होते हैं, क्रोमेटिन इंट्रा न्यूक्लियर थ्रेड होते हैं, ध्यान रखना, जो मेनली डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन से मिलकर के बने हुए हैं। क्रोमेटिन फाइबर्स किससे मिलकर के बनी हुई हैं, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन से मिलकर बने हुए हैं। और इम्पोर्टेंट बात यह है, ये जेनेटिक इंफॉर्मेशन कंसिस्ट करते हैं। होता क्या है, जब सेल डिवीजन होता है एक कोशिका से दूसरे कोशिका में, जब सेल डिवाइड करती है 2 से 4, 4 से 10 बनाती है, 4 से 6, 4 फिर 8 फिर 10 ऐसे बनते हैं। जब कोशिका का सेल डिवीजन होता है, यानी कोशिका का विभाजन होता है, तो उस समय क्रोमेटिन नेटवर्क की मदद से ही जेनेटिक इंफॉर्मेशन एक कोशिका से दूसरे कोशिका में जाती है। याद रहेगा। उसके बाद में आती है न्यूक्लियोप्लाज्म। न्यूक्लियोप्लाज्म क्या है, इट कंसिस्ट ऑफ एंजाइम्स फॉर द ग्लाइकोलाइसिस, यानी इसमें न्यूक्लियर प्लाज्म के अंदर फ्लूइड है। न्यूक्लियर प्लाज्म क्या, एक फ्लूइड है जो न्यूक्लियस के अंदर होता है, जिसमें कुछ एंजाइम्स होते हैं जो ग्लाइकोलाइसिस यानी ग्लूकोज की मेटाबॉलिज्म में हेल्प करते हैं, जिससे एनर्जी मिले। ठीक है, उसके बाद में न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियोलस क्या है, अच्छा एनर्जी क्यों चाहिए थी, क्योंकि काम कर रहा था, वही सबसे ज्यादा बिजी है ये। तो इट इज द स्मॉलेस्ट, न्यूक्लियोलस क्या है, इट इज ए स्मॉल, dense, rounded or slightly irregular structure present in the nucleus of a cell during the interphase। इंटरफेज के दौरान न्यूक्लियस बनता है। और इम्पोर्टेंट बात, इट हैव रोल इन सेल डिवीजन। ये इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान रखिएगा बेटा, यहाँ पे बिल्कुल इंपॉर्टेंट लगा लो, एक क्वेश्चन आपका कंपटीशन का बनेगा क्या, कि जो न्यूक्लियोलस है वो कहाँ पर एब्सेंट होता है, वो कहाँ पर एब्सेंट होता है, न्यूरॉन में। कहाँ पे एब्सेंट होता है, न्यूरॉन में, जिसके कारण ही न्यूरॉन कभी भी दोबारा से रीग्रोथ नहीं कर पाते, सेल डिवीजन नहीं होता, यहाँ पर सेल डिवीजन नहीं हो पाता। याद रखना, न्यूक्लियोलस क्या है, न्यूक्लियोलस ऐसी स्ट्रक्चर है जो सेल डिवीजन में हेल्प करती है। याद रखिएगा, किस में हेल्प करती है, सेल डिवीजन में हेल्प करती हैं। और न्यूरॉन में एब्सेंट होने के कारण सेल डिवीजन ये नहीं कर पाता है न्यूरॉन, इसीलिए एक बार नर्व सेल डैमेज हो गई तो दोबारा से रीग्रोथ नहीं करती है। किसकी वजह से, न्यूक्लियोलस की वजह से। समझ में आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं, फंक्शन ऑफ न्यूक्लियस। भाई हमने सेल मेम्ब्रेन के बारे में पढ़ा, साइटोप्लाज्म के बारे में पढ़ा, न्यूक्लियस, ये तीन चीज ही तो इंपॉर्टेंट थी। ये तीन तीन सब्सटेंस ही तो थे,
सॉरी 3 ऑर्गेनेल्स ही तो थे जिनके से मिलकर के पूरी की पूरी सेल का कोशिका का निर्माण हुआ है। और लास्ट में हम फंक्शन पढ़ते हैं, फंक्शन ऑफ न्यूक्लियस। तो पहला फंक्शन है इट कैरी जेनेटिक इन्फॉर्मेशन। याद रखिएगा, जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को कैरी करने का काम करता है, यानी एक सेल से दूसरे सेल में जो भी जेनेटिक इन्फॉर्मेशन है, जैसे आंख का कलर है, बाल का कलर है, और अदर जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को ये कैरी करने में हेल्प करता है, भेजता है। उसके अलावा इट कंट्रोल मेटाबॉलिज्म ऑफ द सेल। कोशिका की मेटाबॉलिज्म में हेल्प करता है, याद रखना। दूसरा फंक्शन क्या है, कोशिका की मेटाबॉलिज्म में हेल्प करता है। तीसरा फंक्शन कंट्रोल सेल डिवीजन थ्रू दी जीन्स। जीन्स की मदद से ये सेल डिवीजन को कंट्रोल करता है। उसके अलावा इट ऑल्सो रेस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोटीन सिंथेसिस। प्रोटीन सिंथेसिस में भी ये हेल्प करता है। और लास्ट फंक्शन है इसका कंट्रोल ऑल द एक्टिविटीज ऑफ द सेल। और जो भी एक्टिविटी, जो भी कार्य कोशिका के द्वारा, सेल के द्वारा किए जाते हैं, वो न्यूक्लियस के द्वारा किए जाते हैं। समझ में आ गया? तो आज के लिए इतना ही। आज की क्लास में हमने क्या पढ़ा, सेल के बारे में पढ़ा। सेल से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन मैंने आपको इस लेक्चर के माध्यम से दे दी। ठीक है, यदि आपको अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं, उसका जवाब आपको मिलेगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच। मिनी अटेम्प्ट ई क्लासेस चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ, अपने क्लासमेट्स के साथ, बैचमेट्स के साथ में भेजिए, क्योंकि ये सीरीज़ फ्री होने वाली है। तो जो स्टूडेंट हायर एजुकेशन के लिए कोचिंग नहीं जा सकते, एक्स्ट्रा पे नहीं कर सकते, पे करने में असमर्थ हैं, पैसा देने में असमर्थ हैं, उन बच्चों को ध्यान में रखते हुए ये फ्री सीरीज़ मैं यूट्यूब पर चला रहा हूँ, जिसमें सेल से लेकर के, और ऑलरेडी मैंने पहले भी लेक्चर्स, पहले भी टॉपिक प्लेलिस्ट वाइज डाल रखे हैं, लेकिन अब ये नई प्लेलिस्ट, एक नया लेक्चर, एक नई सीरीज हम लेकर के आ रहे हैं। मैं आपको रेगुलरली सेल से लेकर के और पूरे सभी चैप्टर, प्रत्येक यूनिट एनाटॉमी फिजियोलॉजी की आपको मैं फ्री ऑफ कॉस्ट मिनी अटेम्प्ट ई क्लासेस चैनल पर कंप्लीट करवाऊंगा। ठीक है, तो ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ में इसको शेयर करें, वीडियोस को लाइक करें, क्योंकि यदि आप सब्सक्राइब करोगे, लाइक करोगे, आगे शेयर करोगे, तभी हम आगे बढ़ेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थियों तक, ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स तक हम पहुँचेंगे। तो वो अपना पढ़ाई से रिलेटेड अपने डाउट्स क्लियर कर पाएंगे। साथ में हमारे द्वारा दी जाने वाली जो क्लासेस हैं, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट हैं, उनको भी वो ले सकते हैं। ठीक है, उन तक भी वो पहुँचेंगी, ज़रूरतमंद लोगों तक भी ये क्लासेस पहुँचेंगी। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।